अगला जो अपना टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर। चलो, अगर एटम से 2 क्वेश्चन आते हैं ना तो एक क्वेश्चन क्वांटम नंबर से आएगा, पक्का है। इसके अलावा अभी तक जितना पढ़ा उससे चांस है कि कहीं से भी एक क्वेश्चन आए, उसमें भी ज्यादा चांस रहता है कि या तो डी ब्रॉगली से आता है, मतलब प्रायोरिटी पे। उसके अलावा सेकंड रहता है क्वांटम नंबर। ये दो हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, डी ब्रॉगली वाली और क्वांटम नंबर। हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डी ब्रॉगली, ये थोड़ा इस साइड रख लो और एक साइड क्वांटम नंबर रख लो, तो क्वांटम से एक क्वेश्चन आता ही है। और जो सेकंड लेक्चर बेसिक का पढ़ा के आया था ना, वहां मैंने क्वांटम नंबर भी समझाए थे, बस नाम नहीं लिया था कि कौन सा किस में। ठीक है, क्वांटम नंबर बता क्या रहा है, देखो इसके पहले जब श्रोडिंगर पढ़ के आए अपन, श्रोडिंगर पूरी भले ही ढंग से समझ में नहीं आई हो अगर बेसिक नहीं देखा है तो, और देखा होगा तो एन एल क्या होते हैं पता लग गया होगा। ठीक है, तो श्रोडिंगर ने 3 मतलब जगह बताई ना इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की, कहाँ है इलेक्ट्रॉन 3D स्पेस में। ठीक है, तो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D स्पेस किसने बताया, श्रोडिंगर ने। ठीक है, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के और उसको ढंग से नाम दे दिया है बस क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर कोई एक इंसान या एक बंदे ने नहीं दिया है। क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस है, तो मैं बोल रहा हूँ इसके आसपास इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये बताना है, तो ये चीज होती है क्वांटम नंबर। तो किसी ने बताया रिंग में होता है, किसी ने बताया उसमें भी कहाँ होता है, तो ऐसे करके 2-3 अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बताई है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी तो वो हो गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है 3D स्पेस में, ये जिसमें से 3 चीजें एन एल और एम श्रोडिंगर बता चुका था, सिर्फ एक और नया ऐड होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो टोटल तुम्हारे 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। या फिर बोलो कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर मेरे को बतानी है एटम में कहाँ है, तो 4 डेफिनेशन में मैं बता पाऊंगा। तो अपन बेसिक में यही पढ़ के आए थे ना, सबसे पहले ऑर्बिट या शेल पता होता है कि कौन सा ऑर्बिट या कौन से शेल या कौन सी रिंग में इलेक्ट्रॉन है, मेरे को पता लग गया ठीक है थर्ड रिंग का है। तो थर्ड रिंग में जब मैंने जूम किया तो मेरे को 3 लाइन दिखी थी, 3 सब शेल दिखे थे, 3s 3p 3d। फिर मैंने देखा कि वो इलेक्ट्रॉन 3s में है कि 3p में कि 3d में। फिर मान लो चलो मेरे को पता लग गया कि 3p में है। फिर 3p को जब और जूम किया तो देखा कि 3p में भी 3 अलग अलग जगह हो सकती है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, जिनको ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो 3p में 3 डब्बे होते हैं, उनमें से भी फिर कहाँ है, तो ये फिर मुझे थर्ड क्वांटम नंबर वाली चीज देगा। और फिर मेरे को पता लग गया कि ठीक है 3D के इस डब्बे में है, कि एग्जैक्ट पोजीशन पता लग गई कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ घूम रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे वो कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के आसपास की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है, ये बताएगा तुमको चौथा क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर से क्या पता लगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कौन से रिंग में, पहला क्वांटम नंबर। उस रिंग में कौन से सबशेल में है, दूसरा क्वांटम नंबर। सबशेल जो भी होते हैं उनमें से कौन से ऑर्बिटल में है, तीसरा क्वांटम नंबर। और जिस भी ऑर्बिटल में उसमें घूम कैसे रहा है, सीधा या उल्टा, चौथा क्वांटम नंबर। ये समझ में आया बेसिक वाले लेक्चर से। अब इसको बुक्स जो बेस से स्टार्ट करती है ना वो ऐसे करती है। एग्जाम्पल तुम कुछ भी ले लो, ठीक है, 9 प्लैनेट है, 9 प्लैनेट में से मान लो अर्थ पे रह रहे हैं, तो अर्थ क्या हो गया मेरा पहला क्वांटम नंबर। अर्थ में बोल रहा हूँ बहुत सारी कंट्रीज है, तो इंडिया में रह रहा हूँ, दूसरा क्वांटम नंबर। तीसरा क्वांटम नंबर, इंडिया में बहुत सारी स्टेट है, 27-28 जो भी है। एमपी में रह रहा हूँ, तीसरा क्वांटम नंबर। और एमपी में भी मैं कहाँ रह रहा हूँ, मेरा चौथा क्वांटम नंबर। ठीक है, अब उसी को फिर थोड़ा और ढंग से बताना हो तो ये बोल देता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया पहला क्वांटम नंबर, स्टेट दूसरा क्वांटम नंबर, स्टेट में भी कौन सी शहर में रह रहा हूँ तीसरा क्वांटम नंबर, शहर में किस कॉलोनी में रह रहा हूँ चौथा क्वांटम नंबर। क्लियर? तो ऐसे करके वो अलग अलग फिर बताता है। जैसे स्कूल है तो स्कूल पहला क्वांटम नंबर, कौन से क्लास में हो सेकंड क्वांटम नंबर, क्लास में भी सेक्शंस होते हैं ना, तो थर्ड क्वांटम नंबर, सेक्शन में भी ठीक है थर्ड पता है, उसमें कौन सी बेंच पे बैठे हो तो चौथा क्वांटम नंबर। तो अलग अलग एग्जाम्पल दे दे के तुमको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा उसकी चीजें बताई गई है बस। अब तुम उसको कैसे भी सोचो, स्कूल को एग्जाम्पल लेके सोचो, प्लेनेट और अर्थ को लेके सोच लो, सिर्फ इंडिया को लेके सोच लो, कॉलोनी को लेके सोच लो कि हाँ इस कॉलोनी में इतने मकान है, इस मकान में इसी नंबर वाले मकान में रह रहे हैं। तो ऐसे करके बड़ी सबसे जो बड़ी चीज़ होगी वो पहला क्वांटम नंबर, थोड़ा और जूम किया और थोड़ा और प्रिसाइज हो गया मैं कि हाँ और ज़्यादा यहाँ मिलेगा। सेकंड और ज़्यादा प्रिसाइज हो गया तो थर्ड, और थर्ड में मिल तो गया इलेक्ट्रॉन लेकिन वो कैसे घूम रहा है वो चौथा क्वांटम नंबर। आया समझ में? तो यही सब चीज़ें। तो ठीक है चलो इधर से मैं कुछ बेसिक समझाते हुए लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है,
4 क्वांटम नंबर होते हैं, 4qn मतलब 4 क्वांटम नंबर है। ये बताते क्या है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इन एटम इन 3D स्पेस। क्लियर है? और याद रखना ये जो क्वांटम नंबर थे, अच्छा अपन पढ़ते हैं ना कौन सा, न्यूटन ने मैकेनिकल फिजिक्स दी थी, और न्यूटन के बाद आइंस्टीन, या अभी जो रिसेंट, आइंस्टीन हटा दो, अभी जो रिसेंट फिजिक्स चल रही है वो क्वांटम फिजिक्स चलती है। ये सुना है? पहले मैकेनिकल फिजिक्स चलती थी, अब क्वांटम फिजिक्स चलती है। क्वांटम फिजिक्स पूरी दुनिया, पूरे यूनिवर्स को वेव मानती है, एनर्जी मानती है। ठीक है, थोड़ा बहुत भी एक जगह डिस्टर्बेंस हुआ वेव में, वो वेव क्रिएट अगर एक बार हो गई तो वो कहीं ना कहीं जाके उसका इम्पैक्ट होगा, जो तुमको बताया था बटरफ्लाई इफेक्ट वाला, कि कहीं ना कहीं एक वेव का इम्पैक्ट होगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पेन ड्रॉप हुआ है तो उससे क्या ही फर्क पड़ा, पेन ही तो ड्रॉप हुआ है। इस पेन के ड्रॉप होने से कोई दूसरी जगह कोई दूसरा बहुत बड़ी चीज हो सकती है। ये वो एक मूवी भी थी ना, कौन सी, जिसमें वो कैसे भी मर जाता है इंसान, हाँ, फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल रास्ते में चल भी रहा होगा और अगर उसको मरना होगा ना, ऐसा होता है ना, अपन साइड में चल रहे हैं और ऊपर ओवरब्रिज जा रहा है, ओवरब्रिज से कुछ गिर गया। एक था कि सामने ट्रक चल रहा है, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ तो ट्रक में सरिये थे, सरिये जैसे टकराया सरिये पीछे आ गए तो पीछे वाला मर गया। तो अगर चीजें उस छोटे से इम्पैक्ट से, फॉर एग्जाम्पल आगे कोई छोटी सी बिल्ली आ गई, ट्रक वाले ने ब्रेक लगाया, उस ब्रेक की वजह से पीछे वाले कितने इम्पैक्ट हुए, तो थी तो छोटी सी बिल्ली, लेकिन उस छोटे से इम्पैक्ट की वजह से कितना ज्यादा बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। तो ये बोलता है क्वांटम फिजिक्स कि अगर पेन ड्रॉप भी हुआ ना यहाँ थोड़ी सी भी हलचल हुई है, किसी भी चीज की पार्टिकल इधर भी हुआ है, तो उसकी वजह से दुनिया में कोई दूसरी जगह कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। अब वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। तो क्वांटम फिजिक्स जो है या क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल तो मान नहीं रहा है ज्यादा कि पार्टिकल है, उसने वेव वाली चीजों को आगे बढ़ाया ना, वेव मैकेनिक मॉडल में श्रोडिंगर को आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो क्वांटम ने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिटल्स में होता है। कहाँ होता है? ऑर्बिटल्स में। इसने सीधा बोला ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसने ये नहीं बोला रिंग, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स में मिलते हैं फाइनली। अब ऑर्बिटल है क्या है? वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, न्यूक्लियस से इतनी दूर पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, न्यूक्लियस से अलग अलग दूरी पे अलग अलग मिलेंगे, तो न्यूक्लियस से इतनी दूरी पे कुछ मिल रहे हैं, तो जितनी दूरी पे मिल रहे हैं उसको मैंने पहला क्वांटम नंबर बोला। अब उस दूरी में कहाँ, कौन सी जगह है, वो तो पूरा 3D में स्पेस है ना, तो उस दूरी में कहाँ, उस दूरी में मान लो अगर ऐसा इस जगह ज्यादा मिल रहा है और इस जगह ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो मुझे एक डंबल जैसा शेप दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने बोल दिया इधर और इधर ही ज्यादा मिलेंगे, बाकी पूरी जगह कहीं नहीं मिलते हैं। ठीक है, इस डिस्टेंस पे, या फिर इस डिस्टेंस पे मान लो यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो डबल डंबल जैसा कुछ दिख रहा होगा, तो ये बोल दिया। उसमें बोलो कि हाँ पूरे इसमें कहीं भी आ जा सकता है, तो स्फेरिकल वाला शेप बोल दिया। तो पहले क्या बताया, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे, अब न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर जाऊंगा तो फिर और इलेक्ट्रॉन मिलने लग जाएंगे, तो उसी चीज को उसने क्या बोला, रिंग्स। मतलब रिंग अपन ने पहले बोला था, बट क्वांटम फिजिक्स उसको ऐसे समझा रही है कि कहाँ मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कुछ आया समझ में। फिर उसमें भी किस शेप में कहाँ मिल रहे हैं, मतलब मैंने बोला कि यहाँ मिल रहे हैं, इस पूरे सर्कल को अगर ले लो इतनी दूरी में, तो इसमें कहाँ, यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, दोनों जगह मिल रहे हैं, ये दो और ये दो जगह मिल रहे हैं, या फिर ऐसे 8 अलग अलग स्पेस है जहाँ मिल रहे हैं उसमें। क्लियर? अब वो 8 स्पेस में भी फिर और ज़्यादा प्रिसाइज पूछूँ तो कहाँ मिल रहे हैं, तो ऐसे करके वो शेल, सबशेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ये। ठीक है, अपने को बेसिक बस तुम लोगों की शक्ल देख के लग रहा है। इलेक्ट्रॉन पोजीशन इन 3D है, 4D। पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा आता है एज्यूमिथल, ठीक है, एज्यूमिथल के और भी अदर नेम देखते हैं। ठीक है, तीसरा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये समझ में आया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है, n, और n क्या है, ये शेल या जो ऑर्बिट अपन लिखते हैं वो तो बोर के हिसाब से बोल रहे हैं ना, लेकिन क्वांटम नंबर इस चीज को बोलता है बस कि एक स्पेस है। उसने शेल या रिंग नहीं बोला, उसने क्या बोला था, सिर्फ स्पेस है। लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया होगा कि इतनी दूरी पे स्पेस होगा, कॉन्सेप्ट बोर्ड नहीं दिया था ना कि वो स्पेस हर जगह तो होगा नहीं,
कि न्यूक्लियस से मान लो 10 किलोमीटर तक कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो नहीं है। उसने बोला था कि थोड़ी दूर, फिर गैप छोड़ के थोड़ी दूर, फिर गैप छोड़ के थोड़ी दूर। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया उसने कि कितने कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसी को एन बोलते हैं अपन। और बोर्ड ने उस चीज को नाम शेल और ऑर्बिट दिया था। क्लियर है? ठीक है, तो शेल या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ये पता है मुझे। ठीक है। एजिमिथल ने उस चीज को एल नाम दिया और क्या बोला था कि वो जो स्पेस है उस स्पेस का शेप क्या है, जहां जिस स्पेस में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसका शेप क्या है। तो इसने मेन क्या बताया था, शेप ऑफ, मतलब ठीक है शेप बताया था, बस इतना याद रखो। शेप या सब शेल बोलते हैं, सब शेल का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। और सब शेल कितने होते हैं, टोटल 4 अलग अलग शेप बन सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉन मिलता है, एस, पी, डी और एफ। एस मतलब स्फेरिकल शेप में मिल सकते हैं इलेक्ट्रॉन कहीं भी, पी मतलब डंबल शेप में कहीं भी मिल सकते हैं, डी मतलब डबल डंबल शेप में कहीं भी मिल सकते हैं, और एफ मतलब डिफ्यूज्ड कहीं भी। ठीक है, या फिर इसमें 8 वो बनते हैं। ठीक है, वो क्यूब बना के बताया था 8 कोने पे जोड़ देना। ठीक है, फिर अगला था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसका कॉन्सेप्ट ज्यादा मेन देता है, ऑर्बिटल्स का, जो कि सबशेल के अंदर होते हैं। किसका देता है, ऑर्बिटल्स मतलब डब्बे। ठीक है ना। और ये क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट along its axis, along its own axis। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, प्लस या माइनस हाफ, जो भी बोलो। ये समझ में आया। तो ये 4 अलग अलग चीजें हो सकती है। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल वैसे सब चीजें, अच्छा एक बार सच में यार सेकंड वाला लेक्चर देख लेना, यहाँ पे मेरे को सारी चीजें वापस से पढ़ाऊंगा ना तो लेक्चर बहुत खींचेगा कि किसमें कितने डब्बे होते हैं, उनके नाम क्या हैं, बहुत ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा वो। ठीक है, तो बेटर मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू देके जितना पहले पढ़ा चुका हूँ वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ वाला पोर्शन यहाँ पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है। अच्छा चलो ये बेसिक चीज़ समझ गए। अब एक एक करके क्वांटम नंबर्स की थ्योरी में लिखते जाता हूँ और समझाते जाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, एक एक करके थ्योरी लिखते जाऊँगा और समझाते जाऊँगा, तो ज़्यादा बेटर है, बजाय फिर समझाऊँ फिर लिखाऊँ। ये लिख लो एक ब्रीफ ओवरव्यू, फिर फटाफट कुछ पढ़ा रहा हूं मैं। इसके बस पैरेलल में जगह है ना, पैरेलल में नहीं है, नीचे लिख लेना बल। इसका एल है, इसका एन है, एल है, एम है और एस। ये क्या बताएगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल। ये क्या बताएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल। और ये क्या बताएगा, देख लो क्वांटम नंबर ने ये सारे नाम नहीं दिए थे कि शेल, सब शेल। शेल नाम तो बोर्ड दे चुका था, सब शेल नाम किसने दिया था, सोमरफील्ड। सोमरफील्ड। ठीक है, फिर ऑर्बिटल यहाँ दिया गया है नाम, और स्पिन वाला भी यहीं आया है। ठीक है, वो शॉर्डिंगर और उससे। तो क्वांटम नंबर ने जब चीजें सिखाई या समझाई ना, तो उसने बोला था इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ मिलने के चांस है, ऑर्बिटल में। अब उस ऑर्बिटल वर्ड से उसने फिर 3 चीजें समझाई है कि ऑर्बिटल का जो साइज होगा, साइज मतलब क्या, न्यूक्लियस से डिस्टेंस, पास में है तो छोटा साइज, दूर है तो और बड़ा। तो साइज रिंग को ही तो डिफाइन करता है ना, साइज ऑफ ऑर्बिटल मतलब रिंग्स ही होगी ना, या शेल या ऑर्बिट, जो पहले नाम दिए गए थे। तो इसने उस चीज को क्या बोला था, साइज ऑफ ऑर्बिटल, कि कितना बड़ा साइज है ऑर्बिटल का, पास में होगा तो छोटा साइज, और दूर हो गया तो बड़ा साइज, और दूर हो गया तो और बड़ा साइज। ठीक है, अब साइज पता लग गया कि हाँ ठीक है, मान लो इतना दूर में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इतनी इतनी दूरी में, साइज पता लग गया। उस साइज में शेप क्या होगा ऑर्बिटल का, हर जगह मिलेंगे,
कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ही है उस गोले में, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। जैसे फुटबॉल पे पैचेस बने होते हैं ना अलग अलग, तो ऐसे इसने बोला कि कहाँ कहाँ मिलेंगे, पूरी बॉल पे मिलेंगे कि सिर्फ 2 पैच है अपोजिट एंड के, या फिर ऐसे 4 पैच है, तो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस ज़्यादा है। तो उससे उसने शेप बताया कि अलग अलग शेप होते हैं उस एरिया में जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसने ओरिएंटेशन बताया कि वो लगे कैसे हैं। ओरिएंटेशन मतलब एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग में, कि एक्स के अलॉन्ग में कैसे लगे हैं। ओरिएंटेशन मतलब क्या बेटा, एक्स, वाई और जेड एक्सिस से कैसे लगे हैं। कि जो मैंने बोला 2 पैच है, तो 2 पैच एक्स के अलॉन्ग हैं कि वाई के अलॉन्ग है या जेड के अलॉन्ग है, कहाँ है बोल दे ना। फुटबॉल या स्फीयर है, तो स्फीयर में 2 पैच यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं कि यहाँ आ रहे हैं। तो वो चीज किसने बताई, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, के ऑर्बिटल है कैसे। तो इसने हर चीज ऑर्बिटल से दी है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, साइज, शेप और ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन में फिर मेरे को मिल जाएगा कि हाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फिर वो इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहे, वो स्पिन का काम है। तो उस चीज को अपन समझने के लिए रिंग, शेल, ऑर्बिटल बोल देते हैं, शेप को सब शेल बोल देते हैं, और इसको तो ऑर्बिटल ही बोलते हैं, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट इसने सारा ऑर्बिटल के उससे रिप्रेजेंट, मतलब उससे दिया था। समझ में आ रहा है सभी को? ये चीज समझ में आ गई ना कि एटम के अंदर जो चीजें हैं उसको एक एग्जांपल जो इन्होंने वर्ल्ड से, स्कूल से, वो लिख दिया इधर बस, ताकि तुमको कंपेयर रहे कि किसको क्या बोलते हैं, कभी आ जाए तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो क्वेश्चन ही इतना लंबा चौड़ा बना के दे देगी, इन अर्थ इफ पर्सन इज, कहाँ पे रह रहा है, कहीं भी रह रहा है यार, इंडिया में रह रहा है, एमपी में रह रहा है, तो अगर ये तीसरी चीज दे दी और पूछे अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो कौन सा क्वांटम नंबर होगा, तो तीसरा जो भी होगा वही होगा, ठीक है। चलो ये मिटा के अब मैं एक एक क्वांटम नंबर की थ्योरी लिख के और फिर वो समझा देता हूँ, क्लियर है। फिर मेरे साथ नोट, कहाँ 4 क्वांटम नंबर है, फिर आखिरी में 3 रूल्स हैं। चलो 7 चीजें हैं। तो पहला क्वांटम नंबर समझा तो दिया है, क्या होता है, याद होता क्या है। क्वांटम नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, ऑर्बिटल्स में। जिस जगह इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलते हैं उसको ऑर्बिटल्स बोलते हैं। वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है, इसको बोलते हैं पहला क्वांटम नंबर, ठीक है। या फिर बोलो साइज ऑफ ऑर्बिटल को बोलूंगा पहला क्वांटम नंबर, क्लियर है। ऑर्बिटल के टर्म्स में अगर बोलूं तो इसको क्या बोलते हैं, साइज ऑफ ऑर्बिटल। जितना ज्यादा बड़ा साइज मतलब उतनी दूर है ना, और उतना दूर शेल या ऑर्बिट। तो क्वांटम नंबर ने हर चीज को ऑर्बिटल रख के ही किया था। उसको अपन अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए शेल, सब शेल, ऑर्बिटल ये ऐसा बोल रहे हैं, क्लियर है। तो वही चीज लिखिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है, सिंबल लिख लेना बेटा, इसका क्या होता है, n, सिंबल ये होता है, ठीक है। किसने दिया था, बोर ने बताया था ना सबसे पहले कॉन्सेप्ट, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, कितनी दूरी पे होगा, रेडियस वगैरह सब उसने दी थी। रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, सारी चीजें उसने बताई थी बोर वाले ने, ठीक है। और mv स्क्वायर इक्वल टू NH/2π, उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, NH/2π के बराबर होता है। तो गिवन बाय बोर, समझ में आता है। ये क्या होता था, नेम, साइज और एनर्जी। नेम मतलब कौन से रिंग है, साइज और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट या शेल, समझ में आता है सारी चीजें, ठीक है। वैल्यू ऑफ n, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी एटम के अंदर n का लेवल कितना होगा, इनफाइनाइट होता है ना। जैसे पीरियोडिक टेबल में तो 7 रिंग दी है, तो 7वीं रिंग के इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दूंगा तो दूर ही जाएगी ना। और अपन बोलते हैं जितनी एनर्जी उस रिंग की है उतनी एनर्जी दे दूं तो आयनाइज हो जाता है। तो आयनाइज होकर कहीं हवा में थोड़ी ना तैरेगा, बहुत दूर कोई शेल में चले जाएगा ना। तो बहुत दूर गया मतलब उसके पास रिंग्स की कमी नहीं है एटम के पास, तो इसलिए बोलते हैं इनफाइनाइट रिंग्स होती है, इनफाइनाइट शेल या ऑर्बिट होते हैं कोई भी एटम के पास, ठीक है। कोई भी एटम के पास देखो, हाइड्रोजन के पहले रिंग की एनर्जी कितनी होती है, -13.6। अगर उस इलेक्ट्रॉन को मैं 10.2 की एनर्जी दूंगा तो वो सेकंड रिंग तक ही जा पाएगा, 11 पॉइंट कुछ की दूंगा तो थर्ड रिंग तक ही जा पाएगा। लेकिन अगर मैंने उस पहले वाले इलेक्ट्रॉन को 13.6 की एनर्जी दे दी तो वो आयनाइज होके पूरे ही बाहर हो जाएगा। तो पूरे ही बाहर का मतलब कहीं कहीं तो रहेगा ना। तो बोलते हैं कि बहुत दूर चले जाएगा तो इनफाइनाइट रिंग्स होती तो कहीं जाके लाया करेगा, क्लियर।
तो भाई लिखा है कि वैल्यू ऑफ एन लाइज बिटवीन 1 से इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट रिंग्स होती है, ठीक है, इनफाइनाइट रिंग्स प्रेजेंट। क्लियर है। एन की वैल्यू के एल एम एन से अपन 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि पहले रिंग को के एल एम एन ऐसे बोलते हैं, शेल के नंबर को, शेल के एल एम एन होता है और 1 2 3 4 रिंग नंबर होता है। तो एन की वैल्यू क्या है, ये के एल एम एन, और शेल का नाम क्या है, के एन 1 2 3 4 और के एल एम एन। हाँ ये ठीक है। तो क्योंकि मान लो अगर बोलेंगे अपन एक ही रिंग है तो जंप करवा के फिर कहाँ लाई करेगा, होनी चाहिए ना रिंग, तभी लाई करेगा वो 10.2 के गैप से, इसीलिए। ठीक है। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ये भी बोर्ड ने दिया था 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। 0.529 को आर नॉट रख दिया है मैंने, जिसको बोर्स रेडियस बोलते हैं, कांस्टेंट होता है। ठीक है। और ये भी बताया था कि R1 R2 R3 R4 जैसे जैसे दूर जाऊंगा रेडियस बढ़ती जाएगी ना, तो वही लिखा है, बढ़ रहा है साइज। ठीक है। एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है। तो हाँ इस चीज में बताया था, देखो ठीक है, अगर ये माइनस नहीं होता तो एन बढ़ने पे एनर्जी कम होनी चाहिए थी, लेकिन माइनस है तो एन बढ़ने पे ई भी बढ़ेगा। ये समझ में आता है ना। अगर माइनस नहीं होता तो डायरेक्टली होता है, इन्वर्सली होता है, लेकिन अगर माइनस हो गया तो डायरेक्टली इन्वर्सली हो जाता है और इन्वर्सली डायरेक्टली हो जाता है। तो माइनस आ गया तो इन्वर्सली कैसा हो जाएगा, डायरेक्टली। क्लियर है। तो एन बढ़ने पे ई भी बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस है। तो एन मतलब रिंग बढ़ी तो टोटल एनर्जी भी बढ़ती, बताई था तुम लोगों को मैंने। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, पोटेंशियल बढ़ती है, ये सब बता रखा है। तो E इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इसको कांस्टेंट रख दिया है। तो भाई बोल रहा है कि एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है। E1 E2 E3 E4। ठीक है। एनर्जी का जो गैप है वो कम हो रहा है। पहली और दूसरी रिंग का एनर्जी का गैप 10.2 ही होता है, और दूसरी और तीसरी का गैप बहुत ही कम होगा ना, क्योंकि दूसरी की एनर्जी कितनी होती है 3.4 और तीसरी की होती है 1.51। तो 3.4 और 1.51 के बीच में गैप बहुत ही कम है, और पहली और दूसरी के बीच में गैप 10.2 का है। तो गैप तो कम हो रहा है ना। तो वही लिखा है कि पहले का गैप सबसे ज्यादा होगा, पहले दूसरे का, फिर दूसरे तीसरा, तीसरा चौथा, तो गैप कम हो रहा है एनर्जी का। वही सब पढ़ के आ चुके। बोर वाली चीजें दी थी तो बोर्ड ने दिया था, तो बोर की चीजें चल रही। वेलोसिटी दूर जाने पे बढ़ती रहे, कम होगी। पहले रिंग में बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन घूमता है ताकि वो न्यूक्लियस में ना गिर जाए, जैसे जैसे दूर होगा रिंग बढ़ेगी तो आराम से घुमाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो वही है, और ये सब चीजें एन से निकाल रहे ना। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन प्लस में होती है बस। ठीक है, कि उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका एक कभी आता है कि आयनाइजेशन एक की इतनी है तो दूसरे की कितनी होगी एस जेड के हिसाब से इस एटम में। तो I1/I2 = Z1/Z2 को स्क्वायर करते रहना है, N1/N2 जो भी। ये तीन मेन चीज है। ठीक है, कि कोई भी रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई भी रिंग में कितने सबशेल होंगे, कोई भी रिंग में कितने ऑर्बिटल होंगे। ऑर्बिटल नहीं लिखा, नहीं लिखा, लिखा। ठीक है। देखो एक चीज मुझे पता है ना, शेल होता है, उसमें क्या होता है सबशेल, उसमें क्या होते हैं ऑर्बिटल। शेल मतलब एन होता है ना, तो सबशेल क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर। सॉरी, शेल अगर एन है तो सबशेल भी कितना होता है, एन। ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, एन का स्क्वायर। इसका एग्जांपल लिख लेना एक। फॉर एग्जांपल मैंने बोला थर्ड रिंग है, तो थर्ड रिंग में सबशेल भी कितने होंगे, 3, 3s 3p 3d बोलता हूं। तो जितने शेल होंगे उतने सबशेल होते हैं ना। फर्स्ट रिंग है तो फर्स्ट में 1s ही होगा, सेकंड रिंग है तो उसमें 2s 2p होता है, थर्ड रिंग है तो उसमें 3s 3p 3d तीनों होते हैं, फोर्थ है तो 4s 4p 4d 4f चारों होंगे। तो जितना एन उतने सबशेल एन। लेकिन ऑर्बिटल उसमें डबल हो जाते हैं, क्योंकि ये बताया था एस का अगर एक डब्बा है तो पी के एक इधर और एक इधर जुड़ा 3, डी में एक और इधर और एक और जुड़ेगा 5 हो जाएंगे, डी में और एफ में 2 और जुड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे, जी अगर आता तो एक इधर और जुड़ जाते हैं, 9 हो जाते हैं। क्लियर है। तो 2-2 करके बढ़ा रहे हैं। तो वही चीज को जब इसमें लिखोगे तो एन स्क्वायर में जाता है वो, कि मान लो अगर 5वीं रिंग है तो 5वीं रिंग में टोटल, चलो इसको ऐसे दूसरी रिंग मानता हूं मैं, तो दूसरी रिंग में टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि दूसरे में 2s 2p दोनों है ना। तो 2s का एक डब्बा और 2p के 3 डब्बे, तो टोटल 4 हो गया ना। तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी डायरेक्ट आ रहा है 4, वरना तुम लोग गिन के कर लेना। क्लियर है। ये समझ में आता है ना सब, पक्का सभी को। तो इसके एग्जांपल्स पता है, खुद से थोड़े थोड़े लिख लेना, या फिर इसको चलो मैं लिख लेता हूं। अगर ये 3 है
तो ये क्या होगा 3s 3p 3d, और 3s का एक डब्बा, 3p के 3, 3d के 5, तो 5 और 3 कितना होता है 5 6 7 8 और एक ये 9, तो 9 हो जाएगा ना। और 9 कैसे आया 3 के स्क्वायर से तो आया, 3 3 जा 9, तो या तो ऐसे निकालो चाहे ऐसे। ये चीज समझ गए, ये एग्जाम्पल है और ये उस चीज का लिखा है। तो वही नीचे जो फॉर्मूले लिखे हैं कि एक कोई भी रिंग में कितने सबशेल होंगे, उतना ही जितने रिंग है। एक कोई रिंग में कितने डब्बे होंगे n स्क्वायर के बराबर, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जितने डब्बे उसका डबल। 10 डब्बे तो 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आगे 2 को मल्टीप्लाई कर दो बस, तो 2n स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है चीजें, समझ में आए? ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम भी अपन ने पढ़ा, mvr इक्वल टू nh/2π, तो वो बोर ने दिया था। तो ये पता है इतनी चीजें क्यों लिखी है, क्योंकि सब में n आ रहा है, और n फैक्टर ही अपना क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये इस n की वजह से इतना सारा हो रहा है। ये क्लियर है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से यही वैरायटी बन सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जितनी जगह n के फॉर्मूले थे सारे यहाँ लिख दिए, और वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और मेन ये 3 चीजें पूछता है, कितने सबशेल होंगे, कितने ऑर्बिटल, उसको ऐसे लिख लेना तो याद हो जाएगी चीजें। क्लियर है? ये मिटा के एज़ोमिथल लिख रहा हूँ बेटा, फोटो एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। ठीक है, सेकंड क्वांटम नंबर है अपना एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। इसके अदर नेम्स देख लो पहले क्या क्या है। एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको, सब्सिडरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। 4 नाम है, चारों नाम याद रखोगे। एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। सेकेंडरी तो सेकंड नंबर पे आ रहा है, याद रहेगा। एज़ोमिथल भी याद रहेगा, एंगुलर और सब्सिडरी याद रख लेना। ठीक है। सिंबल क्या होता है इसका एल, किसने दिया था? सोमरफील्ड ने बताया था ना। सोमरफील्ड ने बताया था सबशेल वाली चीजें। और एंगुलर क्वांटम नंबर भी क्या बताता है? सबशेल वाली चीजें। तो सबशेल में सोमरफील्ड ने तो वैसे ये बोला था कि पहले रिंग गोल होती है, बाकी सारी एलिप्टिकल होती है, वो सोमरफील्ड का था। ठीक है, लेकिन इसने एज़ोमिथल क्वांटम नंबर में जो चीजें आ रही है, सोमरफील्ड ने जब एज़ोमिथल के बारे में ढंग से चीजें बताई तो उसने ये बोला कि सारे जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स जो हैं उनका शेप वो बताया। देखो शेप वाली जो चीजें है ना, वो एज़ोमिथल में भी आती है, मैग्नेटिक में भी आती है, लेकिन मैग्नेटिक में उसका ओरिएंटेशन ज्यादा बेटर है। जैसे मैंने बोला पी डंबल होता है, तो ये किसने बताया कि पी डंबल होता है? एज़ोमिथल ने। लेकिन पी जो डंबल है वो ऐसे लगाए, ऐसे लगाए, ऐसे लगाए कि ऐसे लगाए, इसको बोलो ना ओरिएंटेशन, एक्स के अलोंग है, वाई के अलोंग है कि जेड के अलोंग है। तो ये ओरिएंटेशन अगला वाला क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक। लेकिन डंबल है ये किसने बोला? इसने। तो जो शेप मैंने मैग्नेटिक लिखा है ये वैसे इसमें भी आ सकता है और मैग्नेटिक का भी है। मैग्नेटिक ज्यादा बताता है ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक का मेन काम ओरिएंटेशन का, लेकिन जो वहां पे थ्योरी में लिखा है ना वो शेप एंड ओरिएंटेशन दोनों लिखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ दोनों लिख दिया, बट मेन इसका ओरिएंटेशन वाला पार्ट है। ठीक है, और शेप भी थोड़ा बहुत बोल देता है, इसलिए फिर दोनों चीजें लिख दी है। ठीक है, चलो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबशेल के बारे में बताता है। और अपना बेसिक्स जो एटम का सेकंड लेक्चर था ना, वही क्वांटम नंबर सब कुछ वहां पढ़ा दिया था मैंने। थर्ड रिंग मतलब 3s 3p 3d, तो यही उसके क्वांटम नंबर है, मतलब सेकंड वाले, बस इतना ही है। इसकी जो वैल्यू होती है 0 से लेके n-1 तक होती है, तो ये याद रखना है 0 से स्टार्ट है, 1 से नहीं है। l की वैल्यू सबसे पहले, l की वैल्यू क्या होती है? 0। 0 किसके लिए होती है? s के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा? s के लिए। 1 किसके लिए होगा? p, d। तो हमेशा n से तो एक कम ही होगी। n अगर मैंने बोला है कि 3 है, तो 3 अगर n है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 2। 3 कभी नहीं होगी, क्योंकि 3 हो गया तो 4 हो जाएगा ना। फिर 3 है मतलब 3 ही रखना है मुझे, तो 3 है मतलब 0 1 2 ही रख पाऊंगा, 3 नहीं रख सकता। तो ना तो n के बराबर होगी कभी, ना n से ज्यादा होगी। n से हमेशा क्या होती है? एक कमी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट लिखा है वही आखिरी में भी मैंने हिंदी में लिख के समझा रखा है, बस। क्लियर है? चलो l की वैल्यू अगर 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होती है, उसके लिए कौन कौन से नाम दिए गए? l अगर 0 है तो f नाम दिया है, 1 के लिए p, 2 के लिए ये या फिर ये या फिर ये, मतलब ठीक है जैसा भी तुमको समझो।
या फिर ऐसे एफ के लिए 0 है, एरो उल्टे कर देना अगर तुमको लग रहा है तो। एफ के लिए एल की वैल्यू क्या है 0, पी के लिए क्या है 1, डी के लिए क्या है ये और ये और ये। क्लियर है? इनके जो नाम है, एफ को शार्प बोलते हैं, पी को प्रिंसिपल बोलते हैं, डी को डिफ्यूज, एफ को फंडामेंटल, जे को जनरलाइज। लेकिन इनके शेप्स, ये नाम है और वो शेप है, ये क्या है नेम है और वो शेप्स हैं। तो एफ का शेप कैसा होता है स्फेरिकल। ये एस और स्फेरिकल के एस का कोई लेना देना नहीं है। एस का मतलब होता है शार्प, स्फेरिकल तो उसका शेप है। ठीक है, इसका इससे मतलब है। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, लेकिन शेप क्या है डम्बल। डी का मतलब होता है डिफ्यूज, डी का नाम क्या है डिफ्यूज, शेप डबल डम्बल। एफ का मतलब होता है फंडामेंटल, शेप डिफ्यूज या कॉम्प्लेक्स। तो इसके एफ को इसके एस से और इसके डी को इसके डी से मत मिक्स करना कि डी है इसीलिए डबल डम्बल है, नहीं, उसका शेप डबल डम्बल है लेकिन नाम डिफ्यूज्ड है। और एफ वाले का नाम फंडामेंटल है लेकिन शेप डिफ्यूज्ड है। तो ये डिफ्यूज्ड और ये डिफ्यूज्ड अलग है। क्लियर है? ये सारे नेम्स हैं, ये शेप्स हैं। क्लियर हुआ? शेप मेनली देखो इसने बता दिया, लेकिन शेप लगेंगे कैसे एक्सिस में, वो काम था मैग्नेटिक का। क्लियर है? ठीक है। एन की वैल्यू, अगर मैं एन की वैल्यू मतलब रिंग की है ना, पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, तो पहली रिंग में एल की वैल्यू क्या है, इससे एक कम ही होती है 0। 2 के लिए 2 वैल्यूज रखनी है और हमेशा 0 से शुरू होता है तो 0 और 1। 3 के लिए 3 वैल्यू रखनी पड़ेगी, 0 से शुरू होगी तो 0 1 2। और उन्हीं को जब इस फॉर्म में लिखता हूं तो 1 के लिए 1f, 2 के लिए 2f 2p, 3 के लिए 3s 3p 3d। सेम चीजें लिखी है। क्लियर है? ये s की वैल्यू 0 है, यहाँ f की 0 और p की क्या है 1, f की 0 है, p की क्या है 1 और d की क्या है 2 है। तो फर्स्ट रिंग के लिए लिखा है ओनली 1 सबशेल प्रेजेंट, सेकेंड रिंग के लिए लिखा है ओनली 2 सबशेल प्रेजेंट, थर्ड रिंग के लिए लिखा है ओनली 3 सबशेल प्रेजेंट। वही चीजें घुमा फिरा के लिख रहा हूँ, कुछ अलग तो लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है। टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ सबशेल एंड ऑर्बिटल। अब देखो इसने दोनों लिख दिया, सबशेल और ऑर्बिटल दोनों का शेप बता रहा है। ठीक है। सबशेल का बोलेगा तो ये नाम और एक ही बात है यार। ठीक है। बस ऑर्बिटल जब वर्ड आ जाता है ना तो वो ओरिएंटेशन में आ जाती है चीजें। ऑर्बिटल मतलब सिंगल डब्बा, और सिंगल डब्बों के नाम तो ये होते हैं ना px py pz। तो उसने ओरिएंटेशन भी क्लियर कर दिया, ऑर्बिटल वर्ड बोल दिया है मतलब। तो ये जो ऑर्बिटल वर्ड होगा ये इसके क्वांटम से रिलेटेड होगा। क्वांटम में जो ऑर्बिटल उसने बोला था वो होगा है, ये अगला ऑर्बिटल नहीं है। तो टेल अ वर्ड शेप ऑफ सबशेल, इतना सोचे मत छोड़ो। इफ द वैल्यू ऑफ एन इज सेम, अगर कोई दो एन वैल्यू सेम हो गई, मतलब 1s है सॉरी 2s है और 2p है, तो एन की वैल्यू सेम हो गई ना, 2s और 2p, तो इन दोनों में एनर्जी फिर किसकी ज्यादा होगी, 2p वाले की। ठीक है। जिसकी एल की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, अगर आगे की वैल्यू सेम आ गई तो। वैल्यू ऑफ एन अगर सेम आ गई मतलब सेम रिंग। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सेम रिंग। देन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, किसका ऑर्डर है, एनर्जी का। एस पी डी एफ की ज्यादा होती है। 3s 3p 3d एग्जाम्पल लिखा तो 3d की एनर्जी ज्यादा, फिर इसकी। और एनर्जी अपन एक रूल से निकालते बेटा, बार बार बता चुका हूं पहले से, n प्लस एल। ठीक है। n जो आगे लिखा रहता है, l तो अपने को पता रहता है एसपीडीएफ के लिए क्या होता है, तो सबकी एनर्जीज निकाल सकते हो। इसकी ज्यादा आएगी, देखो 3 तो कॉमन हो गया ना, तो n तो फिक्स कर दिया मैंने। अब जिसके लिए l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, ये फिर ये दूसरे फॉर्म में लिखा है। अगर मान लो वैल्यू ऑफ l अगर सेम है, कि पहले हर रिंग का मैंने सिर्फ एस उठा लिया, तो सबकी एल की वैल्यू सेम हो गई ना, एस। लेकिन रिंग की वैल्यू अलग है, 1 2 3 4, 1s 2s 3s 4s 5s 6s। तो रिंग जैसे जैसे दूर जा रही है एनर्जी बढ़ती है, तो उसमें फिर रिंग जैसे जैसे दूर जा रही है एनर्जी बढ़ रही है। तो वही लिखा है, वैल्यू ऑफ एल इज सेम बट एन इज डिफरेंट, देन ऑर्डर विल बी ये सबके लिए डी है, लेकिन डी दूर वाले की ज्यादा एनर्जी होगी। सबके लिए ऐसे ले तो दूर वाले एस की एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर है? वैल्यू सेम आ जाती है तो एन को देखते हैं। हाँ एन, हाँ अगर वैल्यू सेम आ रही है ना किसी की, कि कुछ दो अलग अलग लिए लेकिन वैल्यू सेम जा रही है, तो एन जिसका बड़ा मतलब जो दूर होगा वो ज्यादा एनर्जी वाला होगा। बता रखा है कि एटम में जैसे जैसे रिंग बढ़ती जाती है एनर्जी बढ़ती है, तो दूर वाले एन का एनर्जी ज्यादा ही होगा अगर एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई है तो वो पॉइंट वैसे आप बाऊ जब लिखाऊंगा तब आ जाएगा। ठीक है।
बट यहाँ अगर ऐड करना हो तो अलग से कर लेना तुम लोग। चलो वैल्यू ऑफ एल कहाँ से होती है, 0 से n से एक कम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, है ना। दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो जिसपे बहुत सारे स्टार किए गए कि वैल्यू ऑफ एल लाइज बिटवीन 0 से n-1, वही चीज ये भी लिखी है कि 0 से 1 2 3 n-1 तक की होती है। क्लियर है। एग्जाम्पल मान लो मैंने n क्या लिया है, 3 है, तो 3 है तो l की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 0 से होती है, तो 0 1 2, तो 3 नहीं हुआ ना। तो वही बोल रहा हूँ कि चलो यहाँ भी अगर लिखना है तो इसको 3 भी लिख के और कट कर देना कि इसके बराबर कभी हो ही नहीं सकती, इससे कम ही रहेगी। देखो 2 3 से कम ही रहेगी। क्लियर है। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, वो 4 क्वांटम नंबर दे देगा और पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। चलो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इससे निकलता है √L इंटू L+1 है ये, h/2π। याद आया कुछ? ऐसी और भी चीजें पहले पढ़ के आए, h/4π। मैं कुछ बताता हूँ। हाइजेनबर्ग था del x इंटू del p मोर देन इक्वल टू h/, मैग्नेटिक मोमेंट √n इंटू n+2। हाँ वो 2 था क्योंकि बताया था डायमैग्नेटिक है, तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो 2 याद रखना। तो ये जो अंडर वाली चीज है ना, ये बहुत कंफ्यूज करती है कि 1 होगा कि 2। तो मार्जिन के ऊपर लिख लेना मैग्नेटिक मोमेंट में n+2 आता है। चले जाओ। हाइजेनबर्ग h/4π आता है। ठीक है। यहाँ क्या है, h/2π, और एक और था जहां अपना h/2π आ रहा था पहले, बोर वाला, mvr इक्वल टू nh/2π। mvr इक्वल टू nh/2π। तो ये चीजें आपस में कंफ्यूज ना करे, इसीलिए मार्जिन के ऊपर एक साथ लिख लेना कि कहाँ 2π आ रहा है, कहाँ √1 आ रहा है, कहाँ √2 आ रहा है, ताकि तुमको एक साथ याद रहेगी चीजें। क्लियर है। लिख लो मार्जिन पे, शक्ल मत देखो मेरी। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये होता है, ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को वो h बार या h के ऊपर डैश भी लिखता है कभी कभी, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये h डैश क्या है, या गलती से डैश लग गया होगा और 2π गायब कर दिया। गलती से डैश नहीं लगाया, वो h के ऊपर एक सिंबल है जिसको बोल रहा है h/2π। ये तो कभी वो h/2π ना लिखते हुए ये भी लिखे तो भी सही है वो। ठीक है। हाँ रिप्रेजेंट का तरीका है वो। ठीक है। तो वो गलती से डैश नहीं लगाया और 2π गायब नहीं हुआ है वो। L इंटू L+1, L की वैल्यू तुम फाइंड कर सकते हो, किसी के लिए भी दूंगा। ठीक है। F सब शेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ, L ही 0 हो गया तो पूरे ही 0 हो गया ना। P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 2, 2 इंटू 1 1, तो √2 और फिर h/2π, तो ऐसा कैसा रहेगा। या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, समझ आया ना। ठीक है। ये भी ऐड कर लेना, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L। कोई भी अगर L की वैल्यू दी है तो उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डब्बे कितने बन सकते हैं, 2L+1। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर, देखो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा एक डब्बे में 2 होते हैं ना, तो उससे ज्यादा हो जाएगा, 2 इंटू 2L+1। ये फॉर्मूलेज हैं, याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी अपने को इतना पता है कि मुझे पता है थर्ड रिंग में 3s 3p 3d होता है, तो 3 ही सबशेल होते हैं, और डब्बे पूछ लेंगे तो मैं s+3+5 कर लूंगा, फालतू फॉर्मूला नहीं रटूंगा। क्लियर है। L की वैल्यू n से, हाँ अब ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे ये, और इसी का एग्जाम्पल है ये। L की वैल्यू n से हमेशा एक कम होती है। L की वैल्यू 5 है, तो n की वैल्यू 5 कभी नहीं होगी, 4 3 2 1 0 तक होगी, 5 कभी नहीं होगी। नॉट इक्वल या मोर देन n, ना तो बराबर होगी, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार आया है, ना तो बराबर होगी ना ज्यादा होगी, उससे कम ही होगी। n की वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूँ 6, तो L की वैल्यू क्या होगी, 6 कभी नहीं होगी, ना 7 होगी, 6 से कम होगी, 5 4 3 2 1 0। क्लियर है। तो भाई लिखा है n की वैल्यू अगर 2 है तो L की वैल्यू 2 कभी नहीं होगी, 2 से कम 1 और 0। n की वैल्यू 4 है तो 4 कभी नहीं होगी, उससे कम, तो जो 4 लिखा है ना इसको लिख के काट देना कि 4 कभी नहीं होगी, 3 2 1 0 होगा वो, ये लिखा है। और मुझे पता है 2 है तो 2s 2p होता है ना, 2d कभी होता ही नहीं है,
ठीक है। और ये 2D क्यों नहीं है इसको, या फिर बताओ 4 एग्जाम्पल देगा। उसने लिख दिया विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट, एक लिखा 2f, एक लिखा 2p, एक लिखा 2d। तो तुमको पता है ना सेकंड रिंग में 2 ही होते हैं, 2f 2p, 2d तो होता ही नहीं है। और इसको मैथमेटिकल भी देखोगे तो देखो इसमें n की वैल्यू कितनी है बेटा, 2, l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है, 2, तो बराबर तो हो ही नहीं सकती ना n और l की वैल्यू कभी, समझ में आए, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता। l से मतलब एक कम होनी चाहिए, जितना l है उससे n एक कम होना चाहिए, मतलब अपोजिट जो भी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ भी ये तो चलो ठीक है, 4 है तो 4s 4p 4d 4f तक होगा, क्लियर है। 4gv कुछ नहीं होता ऐसा, सारा सभी को क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सेकंड वाला क्वांटम नंबर खत्म होता है, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। अब तीसरा क्वांटम नंबर आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, वो पढ़ते हैं। बेटा फोटो ले लो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू फॉर एल, चलो रुको, इफ n इज इक्वल टू 5 देन विच इज करेक्ट वैल्यू ऑफ L, 1 2 3 4 5 4 0 6। 4 और 0 दोनों सही है, क्योंकि ना तो उसके इक्वल हो सकती है ना उससे ज्यादा हो सकती है, तो ये दोनों ही गलत है और ये, ठीक है। अब हाँ, अरे n l के बराबर कभी नहीं हो सकता, n अगर 5 है तो l कभी भी 5 हो ही नहीं सकता। l क्या होगा, 4 3 2 1 0, ये सब हो सकता है, 5 कभी नहीं होगा। बस ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो तुम क्वेश्चन करोगे तो खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। या फिर हुआ तो मैं कभी संडे को इवनिंग में करवा दूंगा क्वेश्चन एक्स्ट्रा में, ठीक है, अदर देन क्लास। सारे स्टूडेंट्स इधर ध्यान दो, ठीक है। चलो 2 क्वांटम नंबर पढ़ चुके अपन, तीसरा क्वांटम नंबर पढ़ना है, ठीक है। पहले क्वांटम नंबर ने अपने को शेल या ऑर्बिट बता दिया था, ठीक है, या फिर बोलो साइज ऑफ ऑर्बिटल बताया था। अगर ऑर्बिटल के टर्म्स में सब चीज़ें डिफाइन करो तो साइज ऑफ ऑर्बिटल बताया था। सेकेंड वाले ने शेप ऑफ ऑर्बिटल बता दिया था कि शेप कैसा है। थर्ड वाले ने उस शेप को ओरिएंट किया है कि शेप दिखेगा कैसा, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा है, ऐसे लगा है, लगा हुआ कैसा है वो एक्सिस के अराउंड, एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस होती ना, ये एक्स ये वाई और तुम्हारी साइड एक्स जेड या मेरी साइड जेड, तो इसमें इसके अलॉन्ग लगा है, इसके अलॉन्ग है, इसके अलॉन्ग है, वो शेप दिख कैसा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें किसने बताई थी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या फिर इसका नाम ही ना ओरिएंटेशन, क्योंकि ओरिएंटेशन बता रहा है। इंग्लिश में ओरिएंटेशन वर्ड का मतलब है कैसे, एक्सिस के अलॉन्ग में किधर, जैसे 3 एक्सिस होती है ना, ये एक्स होती है, ये वाई, और ये 3D में ऐसा है ना, जैसे पेन रखा ना ऐसा, मेरी साइड है ये, तो वैसे बना नहीं सकता इसीलिए इसको ऐसा रखा है वाई, क्लियर है। तो जो भी फॉर एग्जांपल एफ का तो फर्क नहीं पड़ता, एफ का तो ऐसे गोला बन जाता है। पी की अगर बात करूँ तो पी एक्स के अलॉन्ग है, वाई के अलॉन्ग है, या फिर जेड के अलॉन्ग है, तो ओरिएंटेशन बताया था इसने। लेकिन पी डंबल होता है, ये किसने बताया था, सेकंड वाले ने। समझ गए ना ये चीज़, क्लियर, मतलब सेकंड और थर्ड में फ़र्क क्या है। डंबल सेकंड वाले ने बोला, लेकिन डंबल अरेंज कैसे है इसका काम है। तो ओरिएंटेशन जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना, ठीक है। लेकिन बुक्स में शेप ओरिएंटेशन सब उधर भी लिखा है, शेप उधर भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। चलो इसका साइंटिस्ट किसने दिया था, लिंड, ये याद रखोगे, ठीक है। दिमाग खोल थोड़ा और, चल। गिवन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, इसने क्या किया था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताए थे कि कितने डब्बे बनेंगे। देखो ऑर्बिटल क्या होता है, वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसी कितनी जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ऑर्बिटल क्या होता है, वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। तो ऐसी कितनी जगह है उस स्पेस में जहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताया गया है। एफ का अगर है, एफ शेप जैसा है, तो उसमें एक ही डब्बा होता है, एक ही ऐसी जगह होती है। पी का है तो पी में 3 ऐसी जगह होती है, ठीक है। डी का है तो ऐसी 5 जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस रहते हैं, तो वो होता है ऑर्बिटल। क्या हुआ, चलो
रिप्रेजेंट द शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल। देखो शेप इसने यहाँ भी दे दिया है और एजीमुथल में भी लिखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ स्पेशल चीज़ क्या है, ओरिएंटेशन। शेप तो वहाँ भी लिख दिया था, यहाँ भी लिख दिया है, ठीक है, थ्योरी में, बट ओरिएंटेशन सिर्फ यहाँ है, ओरिएंटेशन वाला पॉइंट वहाँ नहीं था, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। तो कौन सी एक्सिस में चीज़ें हैं, एक्स में है, वाई में है या जेड में, किधर लगी चीज़ें, ये बताता है, ठीक है, वो जो बनाए थे। अंडर द, हाँ अच्छा इधर देखो बेटा, सबशेल के अंदर होते हैं ना, सबशेल में बोलते हैं कि ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सबशेल है तो उसके 3 ऑर्बिटल है, डी सबशेल है तो 5 ऑर्बिटल है, ये पढ़ते हैं। तो ये कैसे पता लगा कि ये पी के 3 डी के 5 मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में स्प्लिट हो जाते हैं, और यही था अपना जीमन इफेक्ट। और बोर यही नहीं समझा पाया था, और क्यों नहीं समझा पाया था, बोर की थ्योरी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड थी, तो वो पता ही नहीं कर पाया था ये सारी चीज़ें कि हो क्यों रही है और कैसे हो रही है, ठीक है। तो जो वीमन इफेक्ट था वो यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ था आगे। और वीमन इफेक्ट शो क्या करता है कि जो सबशेल है वो जब ऑर्बिटल में स्प्लिट होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट हो रहा है, ऐसे ही नहीं स्प्लिट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, पूरे अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मत सोचना जब मैग्नेट ले जाएंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, हर बॉडी में नर्व कंडक्शन हो रहा है ना, तो नर्व कंडक्शन में जैसे ही कोई इम्पल्स गया यहाँ से, आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। बोलते हैं ब्रेन में सारी इम्पल्सिव जाती है, तो ब्रेन के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है। हार्ट में ऐसे नोड लगा है, तो पूरी बॉडी के अराउंड, वो डायग्राम देखे होंगे कभी गूगल पे, ऐसे करंट वाले, तो पूरी बॉडी के अलाउंग हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है स्पेस में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, सबशेल को स्प्लिट करके ऑर्बिटल शो करती है। क्लियर है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईच सबशेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल। सबशेल से क्या बना, ऑर्बिटल, किसके प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड से। ये इसको क्या बोला, जीमन इफेक्ट। क्लियर है। और ये तो लिखा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड नोन ऑफ ऑर्बिटल, जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा सबसे ज़्यादा उसको बोलते हैं ऑर्बिटल, उस जगह को। अब देखो एम की वैल्यू क्या होती है, एल से माइनस, मतलब एल की जो वैल्यू होती है उसमें माइनस और प्लस लगा दो, उनके बीच की सारी वैल्यू। मान लो मैंने बोला तुमको एन होता है 3, एन की वैल्यू एन मैंने क्या बोला 3 है, तो एल 3 से 3 तो कभी नहीं होगा ना, उससे कम ही होगा 210, तो मिनिमम क्या होगा 2। अब 2 का प्लस और 2 का माइनस जो भी है वो रेंज होगी अपने किसकी, एन की, एम की। एन अगर मैंने बोला 3 है तो एल 3 तो नहीं होगा, 2 से शुरू है ना, तो एम की जो वैल्यू है वो क्या होती है, माइनस एल से प्लस एल। तो माइनस एल से प्लस एल मतलब -2 -1 0 +1 +2। और एल की वैल्यू अगर 2 है तो 2 डी के लिए होती है ना, और मुझे पता है डी में देखो 5 डब्बे होते हैं, तो वो यही रिप्रेजेंट करता है। तो एम की वैल्यू पूछता है क्या होती है, -L से कहाँ तक, +L तक। क्लियर है। ये फ़ोन चालू है, ठीक है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है पीछे वालों, पक्का। तो फिर लग रहा है कि हाँ बंद नहीं था, वो बैकग्राउंड नॉइस था, हाँ पंखा चालू नहीं होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ एम, -L से +L, समझ में आया। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जांपल लिख लेना है इस चीज़ का। तो वही लिखा है मैंने कि एन अगर 1 है तो एल 0 ही होगा, उससे कम। और अगर ये 0 तो ये क्या है, -L से +L होता है ना। एम क्या होता है, -L से +L, तो -0 से +0 हुआ ना, -0 +0 तो कुछ होता ही नहीं है, 0 0 होता है। तो इसकी ए की वैल्यू होगी 0, इसकी एम की वैल्यू क्या है बेटा, 0। क्लियर है। वो तो मैंने लिखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। चलो अगर n की वैल्यू 2 है तो l की 2 वैल्यू आ सकती है, या तो 1 या 0, 2 कभी नहीं आएगी। तो अगर 1 आई तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से +1। तो मैं डब्बों के अंदर ही लिख देता हूँ अभी, है ना, जगह फिर नीचे -1 0 और +1। और अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये 0 ही रहेगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो l उससे कम ही होंगे ना हमेशा, 2 1 0। तो देखो 2 1 0, 2 अगर है तो ये -2 से +2 होगा, 1 है तो -1 से +1, 0 है तो 0, तो -2
-1 0 +1 +2 -1 0 +1 और ये 0। ये चीजें समझ में आई सभी को? क्वेश्चंस यही आते हैं कि अगर n की वैल्यू इतनी है तो m की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, l की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ऐसे ही आते हैं बस। वो 4 ऑप्शन देता है। हाँ ये ऐसे ही निकलेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। -l से +l ये वो सब क्लियर है? ठीक है चलो अगला इधर जाना है कहाँ? ओ चल चले जा भाई। चलो व्हेन l इज इक्वल टू 0, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी? 0, क्योंकि कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो a की वैल्यू आती है, एक डब्बा बनता है। l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 से +1 हो सकती है। ये 2 है तो -2 से +2 हो सकती है, यही लिखा है। तो -2 से +2 5 वैल्यू होती है, d के लिए 3, p के लिए और 1 s के लिए। क्लियर है? वही चीजें लिख रखी है। m अगर 12 + 1, देखो कितने m होंगे ये कैसे पता लगेगा? 12 + 1 से, या फिर गिनने बैठ जाओ। इधर देखो अगर l की वैल्यू मैंने बोला 5 है तो m कितने होंगे? -5 से +5, तो 10 तो ये हो गए -5 से -1 तक और +1 से +5 तक, और 0 भी गिनूंगा ना तो डबल करके एक जोड़ना पड़ेगा। दिमाग चलाओ। 11। हाँ ठीक है। अगर l की वैल्यू मैंने ली है 5 तो m की वैल्यू -5 से +5 होगी ना बेटा। तो माइनस के टोटल 5 डिजिट है, प्लस के टोटल 5 डिजिट है, बीच में 0 भी आएगा तो 5 5 10 और एक बीच का 11, तो इसके m टोटल कितने आएंगे? 11। ठीक है, ये तो चलो 5 लिया है तो 11 तुमको समझ में नहीं आएगा इतना। l की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं, l की वैल्यू क्या ली? 2, तो m क्या होगा बेटा? -2 से +2, मतलब 2 इधर और एक बीच में 5, तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी हुई? 5। तो 5 डब्बे, देखो l की वैल्यू 2 d के लिए होती है ना, और d में 5 डब्बे बनते भी है, तो वो डब्बे गिनना सिखा रहा है कुल मतलब। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है डब्बे के लिए कि कितने हैं m, अगर ये है तो m कितने बनेंगे, ये हर एक वैल्यू m है ना, m m m m m, वो हर एक डब्बे का वो बता रही है। इस डब्बे का वैल्यू m क्या है? -2। इस डब्बे का m क्या है? -1। इस डब्बे का m क्या है? 0। ऐसे बस वो पूछेगा कि इस डब्बे का क्या है, तो तुमको आना चाहिए। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कहीं मार्क करके दे दिया और पूछा ये इलेक्ट्रॉन किस डब्बे में, डब्बे का नाम बताओ, तो बताना पड़ेगा। हाँ m डब्बे ही है, हर डब्बे का नाम है वो। ठीक है, और उसका नाम मैग्नेटिक भी, हाँ डब्बा। ठीक है, मैग्नेटिक भी इसीलिए पढ़ा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ही शो हुए हैं। मैग्नेटिक का नाम 2 है, एक ओरिएंटेशन की वजह से, और मैग्नेटिक क्यों हुआ? क्योंकि सबशेल से ऑर्बिटल ऐसे ही नहीं देख पाओगे, जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी वो स्प्लिट नहीं होंगे, और स्प्लिट होने पे ही तुमको ऑर्बिटल दिखेंगे ना, तो इसीलिए इनका नाम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में दिखेंगे वरना नहीं दिखेंगे। क्लियर है? चलो, तो 12 + 1 का मतलब है टोटल कितने डब्बे बनेंगे, और उन डब्बों में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। एक डब्बे में 2 होते तो 2 का आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन पूछे है मैं तो 2 × 12 + 1 कर दूंगा। ठीक है, लेकिन पूछे रेंज क्या होगी, तो -l से +l, तो कौन कौन से होंगे वो -l से +l से ही पता लग पाएगा, लेकिन कितने होंगे ये 12 + 1 से डायरेक्ट पता लग जाएगा। अगर मैंने l 2 दिया है तो 2 × 4 + 1 5 डायरेक्ट आ रहा है। तो या तो ऐसे निकालो 12 + 1 से, या फिर खुद का दिमाग लगा के सोच लो, है ना दिमाग इतना। ठीक है, चलो ये है, समझ गए? गुड, बाकी किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब इधर सुनो सारे, इधर ढंग से बैठो बेटा, दोनों पैर नीचे। हाँ, ये न्यूक्लियस है, ये पहली रिंग, दूसरी रिंग, फिर तीसरी रिंग। ठीक है, तो पहली रिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते, दूसरी रिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इन दो के बीच में कभी भी इलेक्ट्रॉन घूमेंगे नहीं, तो जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको बोलते हैं एंटी नोड। ठीक है, जहां बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है उनको क्या बोलते हैं? नोड। तो 2 रिंग के बीच में एक ही नोड आएगा ना, 3 रिंग के बीच में 2 नोड आ पाएंगे, 5 रिंग के बीच में कितने नोड आएंगे? 4, मतलब उतनी रिंग से कम ही होंगे नोड। ठीक है, और न्यूक्लियर 4 जो पहली रिंग है उनके बीच में जो गैप है
वहां उसको कभी भी नोड में नहीं गिनते, ठीक है, उसको कभी भी नोड में नहीं गिनते, याद रखना। तो नोड क्या होता है, एंटी नोड क्या होता है, समझ गए, ठीक है, वही चीजें लिखिए। एंटी नोड क्या होता है, इन 1s ऑर्बिटल, 1s मतलब एक ही रिंग है, तो एक रिंग है तो उसमें नोड बन ही नहीं रहा है ना, न्यूक्लियस और पहली रिंग के बीच के गैप को नोड नहीं बोलते हो, तो इसमें एक भी नोड नहीं है। और एंटी नोड कितने, एक, क्योंकि पहली रिंग है। तो 1s के लिए ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि स्फेरिकल होता है तो यूनिफॉर्म है। द रीजन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंटी नोड का मतलब क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन। ये नहीं, यहां तक पढ़ा देता हूं फिर चले जाओ, ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन में फिर अगले के साथ ही समझा दूंगा। केस 1 है तो बाकी 2 केस फिर अलग से समझोगे, इसीलिए, ठीक है। हाँ कर दो बेटा, कोई बात नहीं। चलो सारे इधर, बातें नहीं। एंटी नोड समझ में आया क्या होता है, रिंग्स का मतलब है एंटी नोड, सिंपल सी भाषा में बोलो तो एंटी नोड क्या है, रिंग्स, ठीक है। नोड क्या है, गैप बिटवीन रिंग्स, गैप बिटवीन द रिंग्स, ये हो गया, क्लियर है। तो जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको बोलते हैं एंटी नोड, मतलब जितनी रिंग जहां जहां इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या एंटी नोड है। नोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, एक भी नहीं। देखो यार, इलेक्ट्रॉन या तो मिलता है या नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कि हाँ ना, आना जाना नहीं चलेगा, या तो रिंग में होगा या नहीं होगा, मतलब उनके बीच के गैप में होगा ही नहीं, तो वो चीज लिखिए 0। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 इन नोडल रीजन, और नोडल रीजन होता क्या है, बिटवीन टोटल नंबर ऑफ नोड क्या होते हैं n-1, जितनी रिंग है उससे कम। 5 रिंग है तो नोड कितने बनेंगे, 4। 1 रिंग है तो नोड कितना बनेगा, 0, ठीक है, क्योंकि बीच के गैप को नहीं बोलते। 2 टाइप के होते हैं नोड, एक होता है रेडियल नोड, एक होता है एंगुलर नोड। रेडियल नोड अभी पढ़ के आए थे, n-l-1 से निकलता है, क्या होता है अभी सुनो, हटाओ। रेडियल नोड मतलब अलोंग दी रेडियस कुछ जा रहा होगा, तो उसको बोलते हैं n-l-1 से याद रखोगे। एंगुलर नोड L से याद रखोगे। 4p दिया है तो 4p का एंगुलर नोड कितना होगा, जो भी उसका L की वैल्यू है, मतलब 1। 4 का कोई काम ही नहीं है ना, सिर्फ L है। एंगुलर नोड सिर्फ L की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 4p, तो 4p का एंगुलर नोड कितना होगा, एंगुलर नोड 1, क्योंकि p की वैल्यू 1 है। और इसका रेडियल नोड कितना होगा, n माइनस l माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3 माइनस 1 2, क्लियर है। तो किसी भी ऑर्बिटल देके तुमको, कोई भी एक ऑर्बिटल है डब्बे का, वो देके और पूछ लेगा एंगुलर नॉट कितने बनते हैं, रेडियल नॉट कितने बनते हैं, तो आना चाहिए। कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्यों बन रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा, मैं भी नहीं पूछ रहा, ठीक है। ये याद रखना, इतना क्लियर है। वो सिर्फ ये पूछता है रेडियल, और रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं। एंगुलर नोड को नंबर ऑफ नोडल प्लेन से भी पूछा जाता है कि कितने नोडल प्लेन बनेंगे, ठीक है। चलो, न्यूक्लियस एंड इनफाइनाइट आर नॉट नोड, याद रखना। न्यूक्लियस और पहले रिंग के बीच के जो गैप है उसको नोड में नहीं गिनते, ना इनफाइनाइट को नोड गिनते, कि रिंग के बाद में जितना गैप बचा, एक तो रिंग के बाद में आखिरी रिंग के बाद जितना गैप बचा उसको नहीं गिनेंगे, एक पहली रिंग और न्यूक्लियस के बीच में जितना गैप बचा उसको भी नहीं गिनेंगे नोड में। तो इनफाइनाइट और न्यूक्लियस आर नॉट इन नोड, क्लियर है। अब इधर गैप बिटवीन द न्यूक्लियस एंड फर्स्ट रिंग, ये वाला पोर्शन समझ लो। गैप बिटवीन द न्यूक्लियस एंड फर्स्ट रिंग, इसके बीच में जो गैप है ना, इसको नोड में नहीं लेते हैं। और इस रिंग के आखिरी जो भी रिंग होगी, यहाँ पे तो 3 है, उसके बाद जो भी गैप है उसको भी नोड में नहीं लेते हैं। तो वो लिखा है कि इधर इनफाइनाइट, इसको नोड में नहीं लेते और इसको भी नोड में नहीं लेते हैं, बस रिंग्स के बीच के गैप होता है नोड। तो ये कोई रिंग थोड़ी है न्यूक्लियस की, इसके और इसके गैप निकालूं, और इसके बाद कोई रिंग ही नहीं है, तो वहां भी कुछ नहीं है। तो गैप बिटवीन न्यूक्लियस एंड फर्स्ट रिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज नोड, क्लियर है। ये हर रिंग क्या है, एंटी नोड, जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और हर रिंग के बीच का गैप, ये गैप, ये गैप, ये क्या है, नोड, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो बस ये चीज होती है नोड और एंटी नोड, क्लियर है। एस का एक डब्बा बनता है, उसके एम की वैल्यू 0 होती है। ऐसे पी और डी का फिर अपन देखते हैं क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल बचा है,
ठीक है, हाँ, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल बचा है और स्पिन क्वांटम नंबर, उसके अलावा 3 वो बचे हैं रूल्स, अबव, हुन्स और पॉली, तब जाके चैप्टर खत्म होगा। एक दिन और चाहिए मतलब मेरे को। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।